सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मतलब एचएएस के जीएस पेपर फर्स्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट। जीएस पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर वुमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये वुमेन वाला टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 जगह से जो है क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फर्स्ट तो हमारा रहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के समक्ष जो भारत के लिए चुनौतियाँ हैं वो कौन कौन सी है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन से ऐसे और तरीके अपनाए जाने चाहिए जिससे कि हम इस दिशा में और प्रभावी कदम जो है उठा सकते हैं। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, यहाँ पर वुमेन को जो है सोशल जस्टिस के साथ जोड़ के देखा जाता है। मतलब जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, उसका सोशल जस्टिस के साथ उसको जोड़ा जाता है। और तीसरा जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो वो आता है ग्लोबलाइजेशन से जोड़कर। वुमेन को ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़कर जो है देखा जाता है, उसके ऊपर क्या बैड इम्पैक्ट पड़े, उसके ऊपर क्या अच्छे इम्पैक्ट पड़े हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो यहाँ पर 3 जगह हमारे पास है जहाँ पर जो है वुमेन से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके लिए मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर हम पहले किस्से को जो है ख़त्म करेंगे, मतलब महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और कौन कौन से आगे की राहें हैं जिनसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम कौन से प्रभावी तरीके जो है अपना सकते हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि आज तक जो है गवर्नमेंट ने जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन कौन से जो है मुख्य कदम उठाए हुए हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बनिए रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं पहले, जो कि पहले दूसरे स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। उसके बाद हम एक एक करके इनको जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने के पीछे क्या कारण है। क्या आपको लगता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण एक टेढ़ी खीर है। आलोचनात्मक परीक्षण करें, इसका हमें जो है क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसको। मतलब महिला सशक्तिकरण जो है इंडिया में जो है उसके लक्ष्य हम जो है देखते हैं कि प्राप्त नहीं हुए हैं एक हद तक। उसके लिए हमें रीज़न बताने हैं कि उसके क्या कारण है। क्या आपको लगता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण एक टेढ़ी खीर है। इसके ऊपर हमें जो है इसको जो है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमने क्रिटिकली एग्जामिन जो है करना है। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इंडिया के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस है उनको हमने लिखना है। थर्ड हमारे पास है, सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदम को उजागर करना है। मतलब गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे कदम है जो महिला एम्पावरमेंट के लिए, मतलब जो महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए हैं, उनको हमने जो है डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, सामाजिक न्याय किस तरह से महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जो है ये महिलाएं हैं, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का जो किस्सा है उसको हम जो है सोशल जस्टिस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और लास्ट हमारे पास बच जाता है, कुछ ऐसे सुझावों को सुझाइए जिनसे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में परिवर्तन आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप कर पाएंगे, सेकंड का आंसर आप कर पाएंगे, थर्ड का आंसर भी आप कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बाकी सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर ही कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये वुमेन एम्पावरमेंट जो महिला सशक्तिकरण है ये एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या है। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की एक प्रक्रिया है। जो ये वुमेन एम्पावरमेंट है ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, मतलब आप सिंपली अगर इस तरह से समझे कि महिलाओं को जो है हमने हर दिशा में जो है उनकी एम्पावरमेंट को जो है हमने सुनिश्चित करना है, उनके सशक्तिकरण को हमने सुनिश्चित करना है, उन्हें हर फील्ड में हमें जो है पावरफुल बनाना है। यहाँ पर देखिए दूसरा नीचे इसमें भी और भी दिया है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अब चाहे तो आप ऊपर वाली ये डेफिनेशन देख सकते हो या नीचे वाली, ये इनमें से आपको कोई भी चल पड़ेगी जो आपको अच्छी लगती है उसको आप यहाँ से
उठा सकते हो। दूसरे शब्दों में हम कहें तो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त करना महिला सशक्तिकरण कहलाता है और इसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर विशेष बल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या मतलब है महिला सशक्तिकरण का? मतलब महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली उनको जो है फ्रीडम प्रदान करना है। जो महिलाएं हैं उनकी जो है दूसरों के ऊपर जो निर्भरता रहती है, मतलब पुरुषों के ऊपर महिलाओं की जो निर्भरता रहती है, उसको हमने खत्म करना है और वुमन को क्या करना है? सशक्त करना है। वो अपने जिंदगी से रिलेटेड सारे के सारे फैसलों को खुद ले सके, उनको इस तरह से जो है तैयार करना है। तैयार पहले से ही है वो, बस उनको मौका देने की हमने कोशिश करनी है। तो उसको हम कहते हैं वुमन एम्पावरमेंट, मतलब महिलाओं को हर स्तर पर हम जो है तैयार करना है। मतलब वुमेन को हर तरह के हमने राइट्स जो है प्रदान करने हैं, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली उनको जो है फ्रीडम हमने देना है। और इसके लिए जो काम हो रहे हैं उसी को हम कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये तो हो गया वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हम देख लेते हैं कि सरकार ने अभी तक जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन से कदम उठाए हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने जितने भी थोड़े से कदम यहाँ पर सरकार के आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो सरकार ने उठाए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं। मैंने यहाँ पर जितने मेंशन किए हुए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आप बहुत सारे दूसरे भी जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ स्कीम्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ लॉज देखेंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के मद्देनज़र। तो फर्स्ट हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके बारे में तो आपको बखूबी पता होगा, ये हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये शुरुआत थी, ये सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत से शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी और इसको जो है 22 जनवरी 2015 को इसको जो है स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये एक अम्ब्रेला जो है स्कीम है, इसके अंदर जो है महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जितने भी मतलब महिलाओं का जो लिंग अनुपात है जो वो घट रहा है, उसको किस तरह से हमने ऊपर लेके जाना है, महिला साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करना, महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो ये है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें जो है लिंग अनुपात के ऊपर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है कि कैसे हमने इसको सुधारना है, कैसे बेटियों की जो शिक्षा है उनको हमने जो है उसके स्तर को हमने बढ़ाना है। मतलब उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं वो इसके अंदर आते हैं, इस स्कीम के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बार आपको इसके बारे में याद रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 में इसको जो है पानीपत से लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम पैनिक बटन और मोबाइल फ़ोन्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए स्कीम का नाम याद रखना और थोड़ा सा हम इसमें याद रखें तो कब ये लॉन्च हुई है, और जितनी हम इनको याद रख सके उतना अच्छा है, क्योंकि जब हम बाद में आंसर राइटिंग करेंगे तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, हमें ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। दूसरा हम देखते हैं पैनिक बटन और मोबाइल फ़ोन्स। अब जो मोबाइल फ़ोन्स है, जो मोबाइल फ़ोन यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ये The Ministry of Women and Child Development had taken up the issue of installation of physical panic button on mobile phones। ये कहा जा रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन्स होंगे उनके अंदर एक जो है पैनिक बटन होना चाहिए। अब आपको पता है कि मान लीजिए महिलाएं किसी डेंजर में है, तो जब भी आदमी किसी डेंजरस सिचुएशन में होता है तो वो जल्दी जल्दी में जो है आपा खो बैठता है और जो कार्य वो आसानी के साथ कर सकता था कई बार जो है उनको भी नहीं कर सकता है। तो जो मोबाइल होते हैं उनके अंदर एक ऐसा बटन बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए इस स्कीम के तहत, जिससे क्या होगा, एक ही बटन होगा जिसके ज़रिए जो है उसके जो वुमेन है उसके घर के जो रिलेटिव होंगे उन तक जो है उसका मैसेज जो है पहुंच पाए। मतलब इस तरह का कोई इमरजेंसी बटन जो है हमें जो है लगाना पड़ेगा फ़ोन के अंदर। और जो कंपनीज थी उनको जो है यहाँ पर देखिए निर्देश दिए गए थे, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप इसको आप पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर कहा गया है, जैसे इसकी शुरुआत लगभग 2014 से हो गई थी इस स्कीम की। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखिए, अंडर दीज रूल्स विद इफेक्ट फ्रॉम
112.017 all new feature phone will have facility of panic button confirmed to the numeric key 5 or 9 and all smartphones will have the panic button confirmed to 3 times short pressing। अब यहाँ पर देखिए, जो कहने की बात ये है कि जो मोबाइल फ़ोन होगा हमारे पास, उसके अंदर जो है कुछ ऐसे पैनिक बटन बना दिए जाएंगे, अलग अलग जो है पैनिक बटन बनाए जाएंगे, अलग अलग मोबाइल में वो अलग अलग होंगे। उनके द्वारा क्या होगा, एक बटन के द्वारा ही आप जो है अपनी जो महिलाएं होती है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, मतलब कहीं पर वो डेंजरस सिचुएशन में है तो उस सिग्नल को जो है अपने रिलेटिव्स तक वो जो है पहुंचा सकती है। तो ये वो स्कीम थी, इसके बारे में आप यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर पढ़ सकते हो क्या क्या दिया है इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं राष्ट्रीय महिला कोष। अब ये राष्ट्रीय महिला कोष क्या है, इसकी स्थापना जो है 1995 के अंदर की गई थी। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय महिला कोष क्या है, राष्ट्रीय महिला कोष प्रोवाइड्स माइक्रो क्रेडिट टू पुअर वुमेन। ये जो है जो महिलाएं होती है, जो गरीब तबके की जो महिलाएं होती है, उनको जो है माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे छोटे जो है अनुदान देती है। समय समय पर कोई व्यवसाय अगर शुरू करना है तो उसके लिए जो है गरीब तबके की जो महिलाएं होती है उनको जो है इससे अनुदान दिया जाता है। मेनली फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब ये अगर किसी तरह का कोई ये काम कर रही है, किसी तरह का अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए इनको जो है कुछ जो है अनुदान राशि यहाँ से दी जाती है। तो इसके अंदर ये है राष्ट्रीय महिला कोष के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं महिला ई हाट। अब ये देखिए महिला ई हाट क्या है, ये एक ई प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा महिलाएं अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करती है। अब देखिए हमने किसी भी तरह का कोई भी हमने फैक्ट्री हमने एस्टेब्लिश कर दी, मान लीजिए अपना छोटा मोटा कोई यूनिट हमने सेटअप हमने कर दिया किसी गुड को बनाने का, तो सबसे पहली बात आती है कि हमें मार्केट मिलेगी या नहीं। तो महिलाओं के लिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि आप प्रोडक्ट को बनाओ, आपके जो प्रोडक्ट होंगे उनको हम जो है खरीद लेंगे। तो इसी के अंतर्गत जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था महिला ई हाट। मतलब यहाँ पर जो है महिलाएं क्या कर सकती है, अपने सामान को जो है ऑनलाइन ही जो है बेच सकती है। ये एक ई प्लेटफॉर्म है, इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वन स्टेप सेंटर। ये वन स्टेप सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आपको याद रखना है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलरली नाउन एज सखी, इसको और क्या कहते हैं हम, सखी कहते हैं, ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया गया था, यहाँ पर देखिए लॉन्च कब किया गया था इसको 1 अप्रैल 2015 को इसको जो है 2015 को इसको जो है लॉन्च किया गया था। अब देखिए इसमें क्या है, वन स्टेप सेंटर में, वन स्टेप सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां पर कोई शोषित अगर कोई महिला है तो उसके सारे के सारे निदान वहां पर किए जाते हैं। अब देखिए कोई महिला है, मान लीजिए उसको जो है कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काफ़ी हिंसा हुई है, उसको कोई FIR दर्ज करवाना है या उसको कुछ भी अगर कोई लीगल एक्टिविटी उसको करना है, लॉयर हायर करना है, ठीक है, और वो शोषित है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उस केस में क्या होती है, वो महिला जो है वहाँ पर आ सकती है, वन स्टॉप सेंटर में वो यहाँ पर आ सकती है और उसको एक ही जगह पर जो है बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे उसको हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाएगी, जो दूसरे पुलिस से रिलेटेड है वो वाली फैसिलिटी भी इसको यहाँ पर मिल जाएगी, और जो दूसरे बहुत सारे इशू है, मतलब लॉयर अगर हायर करना है तो वो वाली सहूलियत भी यहाँ पर होती है। मतलब उसको दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, उसको बस एक जगह जाना है, उसके सारे के सारे निदान जो है यहाँ पर हो जाएंगे। सो वन स्टेप सेंटर, और इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन। अब देखिए जो पूरे के पूरे इंडिया की जो वुमेन है उनके लिए एक नंबर लॉन्च किया गया था, यहाँ देखिए 181। इस पर क्या हो सकता है, जब मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जिसके साथ काफ़ी शोषण हुआ है या काफ़ी हिंसा हुई है उसके साथ, ठीक है, और कहीं पर भी उसको जो है उसकी बातों का नहीं सुना जा रहा है, तो वो जो है इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकती है, ठीक है। और जैसे ही वो यहाँ पर कॉल करेगी इस नंबर के ऊपर, तो वहाँ से जो है ये लोग जो है खुद जो है इसको मैनेज करेंगे। मतलब यहाँ से ये वन स्टॉप सेंटर या दूसरे जो छोटे मोटे जो NGOs है उनके थ्रू जो है उसकी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेनिंग फॉर वुमेन हेड्स ऑफ पंचायत। अब देखिए आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो है वुमेन जो हमारे पास पंचायती जो सिस्टम होता है, पंचायत के अंदर जो है 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं का रहता है, 33% जो है रिजर्वेशन जो है महिलाओं का रहता है। लेकिन महिलाएं चुनकर तो आती है, लेकिन वो निर्णय लेने में उतनी सक्षम नहीं हो पाती, क्योंकि उन तक जो है उच्च शिक्षा की उन तक जो है पहुंच नहीं होती है, और बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण जो है महिलाएं जो है खुद जो है डिसीजन नहीं ले पाते। अगर वो किसी पंच या प्रधान के पद पर आ भी जाएं तब भी वो जो है फैसला नहीं ले पाते और दूसरे लोग ही उसमें फैसला लेते हैं। तो उस केस में महिलाओं को जो है सशक्त करना, महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग करना कि वो खुद जो है निर्णय ले सके पंचायत के, तो इसके लिए जो है वुमेन को ट्रेन करने के लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्सेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बार बार जो है स्टेट्स के ऊपर दबाव बनाती है कि आप जो है अपने स्टेट्स के अंदर 33% जो ये रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसको अप्लाई करो। मतलब क्या, जो वुमेन है उसको जो है 33% जो है पुलिस के अंदर रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। बार बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती रहती है, लेकिन
अगर देखा जाए तो बहुत सारे राज्य ऐसे आज भी है जिनमें ये जो 33% का जो आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब उन्होंने अभी तक इसको नहीं अपनाया हुआ है। तो ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ये भी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट का ही ये कदम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जेंडर चैंपियंस। अब ये भी एक कैंपेन है, ये एक स्कूल लेवल का कैंपेन था जहाँ पर जो है बच्चों को जो है महिलाओं से रिलेटेड या बच्चों या घटता लिंग अनुपात जो है या महिलाओं से रिलेटेड जो शिक्षा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, जो स्टूडेंट्स है स्कूल के उनको जागरूक करना, उसके लिए ये एक पहल थी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिसके द्वारा महिलाओं को जो है सोशल मीडिया के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया के साथ जब उनको कनेक्ट किया जाएगा, सरकार का क्या प्रयास है, जब उनको सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट किया जाएगा तब जो है महिलाओं को सारी की सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। मतलब उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुई है, उनके कौन कौन से राइट्स है, उनको किस तरह से जो है सशक्त होना है, तो वो उनको कब पता लगेगा, जब वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है एक दूसरे से जुड़ेगी। तो ज़रूरी है कि उनका एंगेजमेंट जो है सोशल मीडिया के साथ हो, इसलिए सरकार का जो प्रयास रहता है कि वो सोशल मीडिया पर जुड़े, इसलिए उनको आकर्षित करने की सारी कोशिशें की जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि रेडियो के अंदर महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो है महिलाओं से रिलेटेड ही होते हैं, बहुत सारे दूसरे न्यूज़ चैनल के ऊपर बार बार जो है इससे रिलेटेड ही डिबेट आते रहते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंडिंग मैटरनिटी लीव ड्यूरेशन। अब यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं उनके जो मैटरनिटी लीव जो उनको मिलती है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो आपको पता होगा पहले जो है जो मैटरनिटी लीव मिलती थी बच्चों जो महिलाओं को, मतलब जो प्रसव के बाद उनको जो है महिलाओं को जो है लगभग देखा जाए तो पहले 12 हफ्तों तक जब मतलब डिलीवरी हो जाती थी तो उसके 12 हफ्ते तक जो है वो महिला अगर किसी भी संस्थान में वो काम कर रही है तो 12 हफ्तों की उसको छुट्टी मिल जाती थी और 12 हफ्तों के पैसे जो है उस संस्थान को उस महिला को देने पड़ते थे। लेकिन 2017 के अंदर इसमें एक अमेंडमेंट आया था जिसके बाद ये जो 12 हफ्तों का पहले टाइम था ये जो है बढ़ के जो है 26 हफ्ते हो गया है। मतलब अगर किसी महिला की डिलीवरी हो जाती है तो उसके 26 हफ्तों तक जो है जहाँ पर भी वो काम करती है वहाँ से उसको पैसे मिलने चाहिए, मतलब उसको वेतन मिलता रहेगा। उसको 26 हफ्तों की छुट्टी होगी लेकिन फिर भी उसको जो है जो संस्थान होगा उसको उसे जो है पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसमें जो है महिलाओं, जो किशोरियां हो गई, जो छोटी बच्चियां हो गई 0 से 6 ईयर्स के बीच में, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण के लिए जो है विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है इस मिशन के थ्रू। इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इसके ज़्यादा जानकारी के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल। तो यहाँ पर ये एडोलसेंट गर्ल के लिए सेंटर और स्टेट की स्कीम को जो है अलग अलग चलती रहती है। ये अलग अलग स्टेट और अलग अलग जो हमारे पास अलग अलग यूटीज़ है वहाँ पर जो है अलग अलग स्कीम्स जो है चलती रहती है। तो ये हम जो है एक एक करके भी जो है गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित चुनौतियाँ कौन सी है इंडिया के अंदर। अब ये तो हमने देखा कि महिला सशक्तिकरण क्या है, उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर स्तर पर उनको जो है सशक्त बनाना, ये क्या है, महिला सशक्तिकरण। लेकिन इंडिया के अंदर वो कौन कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस है जो इस महिला सशक्तिकरण के हमारे इस सपने को जो है रोक रही है, मतलब इस लक्ष्य को पाने को जो है, लक्ष्य की ओर जो हम बढ़ रहे हैं उसमें जो है बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से है यहाँ पर हम देखते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड है इसको आप कंपाइल करके बोल सकते हो, ये एक ही आप कर सकते हो। पारिवारिक तथा सामाजिक विषयों पर निर्णय लेने नहीं दिया जाता। अब आपको पता होगा कि ज़्यादातर हम अपनी फैमिलीज़ की अगर बात करें, अपने फैमिली की या अपनी सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो आप देखते हो कि ज़्यादातर मेजर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जो है पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। महिलाएं जो है मेजर डिसीजन को नहीं लेती है। चाहे आप अपनी सोसाइटी में ही देखो तो ज़्यादातर डिसीजन कौन लिए जाते हैं, ज़्यादातर डिसीजन जो है पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है हमारी कि महिलाओं को जो है अधिकार लेने का जो है, महिलाओं को निर्णय लेने का जो है अधिकार ही नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, महिलाओं को चार दीवारी के बाहर नहीं जाने दिया जाता। मतलब महिलाओं को देखिए, महिलाओं से अपेक्षा यही की जाती है कि वो घर में रहे, घर का सारा काम करे और बाहर जो है सारा का सारा पुरुष संभालेगा। तो इस तरह की हमारी जो है एक टेम्परामेंट ही हमारा इस तरह का बन चुका है। तो ये भी एक हमारा इस तरह की एक गलत धारणा है जिससे कि महिला सशक्तिकरण के इस कार्य में जो है विघ्न आ रहा है, मतलब हमारी इस तरह की सोच के कारण। थर्ड हम देखते हैं उच्च शिक्षा तक पहुंच ना हो पाना। हम देखते हैं कि हमारे जो समाज है उसमें एक इस तरह की अवधारणा बनी हुई है कि जो पुरुष होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जबकि जो महिलाएं होती है उनको बस थोड़ा सा उनको जितना उनके
आम ज़िंदगी में यूज़ हो सके उसी तक ही, उसी लेवल तक जो है उन्हें पढ़ाया जाता है। हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा तक जो है बहुत ही कम महिलाएँ जो है पहुँच पाती है। तो ये भी एक कारण है कि महिला इससे कारण जो है सशक्त नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी जो है उच्च शिक्षा तक उनकी जो है पहुँच ही नहीं हो पाती है। उनको उच्च शिक्षा ग्रहण करने ही नहीं दिया जाता है। अब क्योंकि हमारा समाज की जो है सोच ही इस तरह की हो चुकी है, इसलिए अगर हम गवर्नमेंट का डेटा भी उठाकर अगर आप देखोगे, अगर आप गूगल करोगे, तो आप देखोगे कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का जो प्रतिशत है, मतलब वो वाली महिलाएं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करती है, उनका प्रतिशत बहुत ही कम है अगर उनका कंपैरिजन हम पुरुषों के साथ करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रोजगार एवं वेतन में असमानता। इसको आपने काट देना है, रोजगार और वेतन में असमानता। अब आप देखोगे कि जो वुमेन और जो हमारे पास जो मेल और फीमेल होता है, उनके अंदर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। फीमेल्स का काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब सबसे पहले तो रोजगार की ही हम देखें, महिलाओं के लिए काफ़ी कम रोजगार होते हैं एज कंपेयर टू, अगर हम उनकी मेल के साथ उनकी तुलना करें। मेल्स को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी सोसाइटीज़ के अंदर। और दूसरा, अगर मान लीजिए कोई रोजगार है भी, तो अगर आप देखोगे कि पुरुषों को जो है ज़्यादातर जो है महिलाओं से एक ही काम करने के लिए जो है अधिक वेतन दिया जाता है। तो ये भी जो है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात से हम इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये चीज़ें आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर होती है कि एक ही काम करने के लिए महिलाओं को कम पैसे मिलते हैं, जबकि पुरुषों को जो है उसी काम को करने के लिए ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडिया तक पहुँच ना हो पाना। अब सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा अगर हम चैलेंज देखें जो है यहाँ पर, तो वो हम कह सकते हैं कि मीडिया तक पहुँचना हो पाना। महिला सशक्तिकरण में ये सबसे बड़ा रोड़ा है कि उनका मीडिया तक उनकी जो है पहुँच नहीं है। जिस दिन जो है महिलाओं की सारी महिलाओं की मीडिया तक पहुँच हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएगी। उनको पता है कि सोसाइटी, उनको पता चल पाएगा कि उनका सोसाइटी के अंदर स्टेटस क्या है। तो आवश्यक है कि उनकी जो है मीडिया तक जो है पहुँच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, घरेलू हिंसा। अब आप देखते हो घरेलू हिंसा, ये तो घर घर की कहानी है। अब घरेलू हिंसा, इस घरेलू हिंसा के कारण भी क्या होता है, महिलाओं का जो है काफ़ी शोषण होता है, और ये भी जो है महिला सशक्तिकरण के इस रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिंक कॉलोराइजेशन। यहाँ पर इस वर्ड को आपने ठीक करना है, इसका है कॉलोराइजेशन। अब इस पिंक कॉलोराइजेशन का क्या मतलब है, इस टर्म्स को समझिएगा। यहाँ पर पिंक कॉलोराइजेशन, इस पिंक कॉलोराइजेशन, ये वर्ड बना हुआ है पिंक कॉलर से, पिंक कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब। अब आपने अलग अलग टाइप की जॉब के बारे में सुना होगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बताऊंगा। जैसे आपने सुना है ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। दूसरा होता है एक वाइट कॉलर जॉब। तीसरा होता है पिंक कॉलर जॉब। तो ये अलग अलग टाइप के कलर की जॉब्स होती है। इनके बारे में कुछ मैं आपको मेन आपको बता देता हूँ। ब्लू कलर जॉब कौन सी होती है? ब्लू कलर जॉब वो वाली जॉब्स होती है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा शारीरिक श्रम लगता है। जैसे मान लीजिए कोई मजदूरी का काम है, जैसे कोई मजदूर खान में काम कर रहा है, जैसे कोई किसी भी तरह का, मतलब जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेन लग रहा है, उसको हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ऐसी जॉब्स को क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर जॉब। जबकि व्हाइट कॉलर जॉब कौन सी होती है? व्हाइट कॉलर जॉब वो वाली जॉब्स होती है जिनके अंदर आदमी को बैठे रहना होता है, बस उसको दिमागी काम करना है। जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, या कोई क्लर्क हो गया, इस तरह के कोई ये जॉब है जिसमें कि आपको बस चेयर के ऊपर बैठना है, आपको फिजिकली कुछ भी नहीं करना है। मतलब फिजिकली करेंगे तो ज़रूर, लेकिन ज़्यादातर वर्क जो है मेंटल होगा, वहाँ पर फिजिकली ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। वैसी जॉब्स को हम कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। अब पिंक कॉलर जॉब कौन सी होती है? पिंक कॉलर जॉब्स वो वाली होती है जिनमें जो है महिलाओं की सघनता है। अगर आप इंडिया के अंदर देखो तो जो नर्स है, नर्सिस आप देखते हो, नर्सिंग ज़्यादातर कौन सी होती है? नर्सिस ज़्यादातर कौन होती है हमारी कंट्री के अंदर? वुमेन होती है। दूसरा हम देखें जो एयर होस्टेस और दूसरी जॉब्स हम देखते हैं, वहाँ पर कौन है? वहाँ पर भी हम देखते हैं कि महिलाओं की वहाँ पर सघनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जॉब ऐसी है जिनके अंदर की महिलाओं की सघनता है, तो ऐसी जॉब्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी जॉब्स को हम कहते हैं पिंक कॉलर जॉब्स, जहाँ पर महिलाओं की सघनता है, जिसमें महिलाएं जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर पिंक कॉलराइजेशन हो रहा है, मतलब महिलाएं कुछ जॉब्स तक ही सिमट कर रह रही है। अब हम देखते हैं कि, अब देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नर्सिंग हो गया, या कोई दूसरी एयर होस्टेस, या इस तरह की ये जॉब्स हो गई। तो इसके अलावा अगर हम देखें, और दूसरा अगर टीचिंग भी इसमें डाल दे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो कि दूसरे ऑक्यूपेशन को जो है पाने में सक्षम होती है। मतलब जो महिलाएं हैं उनकी सघनता जो है कुछ ही जॉब्स में जो है यहाँ पर एक ही तरफ को जो है इकट्ठा हो रही है, और दूसरी तरह की जो जॉब्स है उनमें जो है उनकी जो
प्रतिनिधित्व उनका है वो बिल्कुल ही कम है, वो हम कह सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि महिलाओं के जो सशक्तिकरण में है एक रोड़ा बनकर बैठे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि जो क्वेश्चन आगे हमारे पास दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर देखिए, नीति आयोग के एक दस्तावेज के मुताबिक 2005-2006 से 2015-2016 के दौरान महिला कार्य, यहाँ पर आपको बल करना है, महिला कार्यबल 36% से घटकर 23.7% रह गया है। अब देखिए नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, उसमें देखिए क्या है, 2005-2006 में जो है जहाँ पर जो महिला श्रम बल था हमारे देश के अंदर वो 36% था, वो 2015-2016 में घट के देखिए कितना रह गया, 23.7% सिर्फ और सिर्फ रह गया। ठीक है, दूसरा हम देखते, देखिए दूसरा क्या है यहाँ पर, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से लेकर 2016 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध 83% बढ़े हैं। अब यहाँ पर देखिए लगभग यहाँ पर 2007 से लेकर 2016 के बीच अगर देखा जाए एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक तो 83% जो है महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध बढ़े हैं, मतलब जितने पहले थे उससे 83% वो जो है इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते, देखिए 2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक सर्वे के अनुसार भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। अब देखिए 2018 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की, तो इसके अनुसार भारत को जो है सबसे असुरक्षित देश कहा गया था, माना गया था महिलाओं के लिए। नेक्स्ट हम देखते, देखिए देश की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं, देश की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधान पालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है। उदाहरण के लिए विधान पालिका में आज़ादी के 70 वर्ष के पश्चात भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12% से अधिक नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 50% हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वुमेन है, लेकिन अगर देखा जाए अगर हम विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की बात करें तो महिलाओं का उसके अंदर आप रिप्रेजेंटेशन देखो, उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नगण्य है। अगर हम विधान पालिका की अगर हम विधान पालिका की अगर हम बात करें तो आज़ादी के 70 वर्ष के पश्चात भी इनका प्रतिशत सिर्फ 11-12% के करीब ही रहता है, इससे ज़्यादा कभी जाता ही नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा जो है महिलाओं का प्रतिशत जो है विधान पालिका में कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। तो ये कुछ तथ्य थे ऊपर, ये हमारा आंसर राइटिंग में जो है ऊपर हमारे हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कदम जो उठाए जा सकते हैं, मतलब जो अभी तक उठाए नहीं गए हैं लेकिन उनको जो है उठाया जा सकता है, वो कौन कौन से ऐसे कदम हो सकते हैं, मतलब जो आगे ऐसे कदम हैं जिनको कि हम उठा सकते हैं महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड मुद्दों के लिए। फर्स्ट देखिए क्या है, महिलाओं को उद्योगों में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। अब महिलाओं को जो है, अब सबसे बड़ी बात पैसे की होती है, अगर पैसा होगा तो आगे जो है चीज़ें बढ़ती है, इसलिए आवश्यकता है कि महिलाओं को जो है उद्योगों में जो उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उनसे छोटी मोटी जो है यूनिट्स को स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें जो है जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अतः सरकार को चाहिए कि इस तरह के जो ये छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह होते हैं इनको जो है ग्राउंड लेवल में जाकर किसी काम को करने के लिए निपुण करे, ताकि महिलाएं जो है किसी काम को किसी काम में जो है महारत हासिल करे और वहाँ से जो है वो अपना एक धन का सोर्स वहाँ से तैयार करे। इसलिए गवर्नमेंट को आवश्यकता है कि वो लोकल लेवल पर, वो जो है ग्राउंड लेवल पर जाके, जैसे ये स्वयं सहायता समूह हो गए, इनके लेवल में जाकर जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित करे। दूसरा हमारे पास क्या है, महिलाओं तक उच्च शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना। अब हमें चाहिए, अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि महिलाओं की बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होती है जिनकी की उच्च शिक्षा तक जो है पहुंच हो पाती है। अतः आवश्यकता है कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, महिलाओं की उच्च शिक्षा तक जो है उनकी पहुंच को सुनिश्चित करे। इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे जो हायर एजुकेशन होती है वहाँ पर जो है महिलाओं को काफ़ी छूट दी जा सकती है, जैसे फ़ी इत्यादि में इनके लिए जो है काफ़ी छूट दी जा सकती है, इनके रोज़गार को जो है सुनिश्चित किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी निर्णयों को लेने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाना। अब देखिए गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी निर्णयों को जो है महिलाएँ ले सके। जैसा कि मैंने आपको पीछे कहा, जो पंचायत थी, पंचायत के जो हेड होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए भी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कि जितने भी वहाँ पर जो पंचायत से के प्रतिनिधि थी, महिलाएं प्रतिनिधि थी, उनको जो है वहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। तो वो भी जो है इस दिशा में एक कदम था। नेक्स्ट हम देखते हैं सरकार द्वारा बनाए कानूनों को ज़मीनी स्तर पर लागू करना। अब यहाँ पर देखिए कानून, देखिए सरकार ने कानून तो बहुत सारे बनाए हुए हैं। अगर हम सरकार द्वारा बनाए गए कानून की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कानून जो है बनाए हुए हैं सरकार ने। जैसे हम देखते हैं कि दहेज उन्मूलन जो कानून था वो जो है 1960
2001 के अंदर आया था दहेज उन्मूलन अधिनियम, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था, दहेज को जो है इलीगल कर दिया गया था। लेकिन हम आज देखते हैं कि क्या दहेज प्रथा खत्म हो चुकी है? दहेज प्रथा आज भी उसी फॉर्म में चलती आ रही है। मतलब ये कानून तो बने हैं, लेकिन कहीं इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या? इनका इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं रहा। तो आवश्यकता है कि जो कानून बने हुए हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरे कानून को अगर हम देखा जाए तो जैसे कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम 2013 का, ठीक है। ये इस तरह के ये कानून बनाए गए थे। और भी हम बहुत सारे कानून देखते हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, यहाँ पर जो है घरेलू हिंसा को कम करने के लिए कानून बनाया गया था। लेकिन क्या आज हम देखते हैं क्या घरेलू हिंसा कम हुई है? नहीं हुई है। आज भी वो अपने किसी न किसी फॉर्म में आज भी वो विद्यमान है। अतः हमारे पास कानून तो है, लेकिन अभी तक हमने उनको लागू जो है इफेक्टिव तरीके से नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उनको भी जो है इफेक्टिव तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए क्या है, राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को संसद में पास कराना। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, हालांकि मोदी सरकार के अंदर बहुत सारे जो है महिलाओं को काफ़ी बड़े बड़े मिनिस्टर की भी पोस्ट दी गई है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें जो महिलाओं का प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। जो विधान पालिका है वहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेटली 12% की तकरीबन महिलाएं हैं, और आज़ादी के 70 वर्ष के पश्चात भी इनका प्रतिशत जो है 11-12 से ऊपर जो है अभी तक नहीं उठ पाया है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसलिए आवश्यकता है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो की व्यवस्था जो है विधान पालिका में जो है शुरू की जाए। मतलब इतनी सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व की जाए, इसके लिए जो है संसद से विधेयक पास करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, वार्षिक बजट के अंदर जेंडर बजट को जगह देना, यहाँ पर जगह करना है आपने, ठीक है। मतलब जो हमारे पास बजट रहता है, हमारा जो बजट होता है उसके अंदर जो है महिला जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए जो है अलग से जो है हमें फंड अलॉट करना चाहिए। उसके अंदर जो है हमें जेंडर बजट अलग से रखना चाहिए। मतलब कुछ पैसे जो है, मतलब कुछ अमाउंट जो है हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है अलग रखना चाहिए। हालांकि अभी भी जो है महिलाओं के लिए अलग से बजट रखा जाता है, जिस पैसे को जो है महिला के सशक्तिकरण के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 4% के तकरीबन है। ये जो है काफ़ी कम है। जहां महिलाओं का प्रतिशत जो है 50% है, वहां पर उनके सशक्तिकरण के लिए ओनली 4% आप यूज़ कर रहे हो, तो ये उनके साथ जस्टिस नहीं है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अतः जो वार्षिक बजट है हमारा, उसके अंदर जेंडर बजट को जगह देने की आवश्यकता है। तो ये हमने देखे कि महिलाओं के उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, कौन कौन से सरकार ने उठाए हैं, और कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो महिला सशक्तिकरण के इस लक्ष्य को हमें पाने में विघ्न डाल रही है। अब उन क्वेश्चन को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर थे। अब यहाँ पर देखियो, अब सारे के सारे, अब आपको आंसर तो खुद ही लिखना पड़ेगा इसका। अब जितने भी इसके अंदर फैक्ट थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। सरकार ने क्या किया है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, क्या क्या आगे करना चाहिए, वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो टैकल आपको इस क्वेश्चन को खुद करना पड़ेगा। तो पहला हो गया ये, महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने के पीछे क्या कारण है। अब क्या कारण है उसके पीछे तो हमें वही लिखना है कि चुनौतियां जो थी वही हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण एक टेढ़ी खीर है? तो अब यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन को बैलेंस करते करते लिखना है। मतलब महिला सशक्तिकरण जो है उतना हमारे सोसाइटी में जो है टेढ़ी खीर है या नहीं, इसका आपको आलोचनात्मक जो है परीक्षण भी करना है। आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब इसको, अब यहाँ पर देखिए क्या आलोचनात्मक परीक्षण का क्या मतलब है, क्रिटिकली एग्जामिन। अब देखिए क्रिटिकली एग्जामिन अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं कि आपके उसके बारे में बुरा ही बुरा लिखना है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ये होता है कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, आपने उस जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को जो है लेके चलना है। क्वेश्चन को अपने बैलेंस्ड फॉर्म में जो है लेके चलना है। तो इस तरीके से आपने इसको पूरा करना है। दूसरा देखिए, भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित चुनौतियां, ये चुनौतियां भी हमने देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं, सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को उजागर करें। अब यहाँ पर देखिए जितने कदम मैंने आपको पीछे अभी स्लाइड में बताए, जो स्कीम्स मैंने बताई वो तो है ही है, लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे और भी कदम हैं जो सरकार ने उठाए हैं महिला सशक्तिकरण से के उत्थान के लिए। जैसे हम देखते हैं उज्ज्वला योजना हो गया। उज्ज्वला योजना के तहत जो है गरीब जो महिलाएं होती है उनको जो है एलपीजी का कनेक्शन जो है फ्री में आवंटित की जाते हैं। दूसरा हो गया महिला संबल, जो हमारे पास आ जाती है महिला संबल योजना। महिला संबल योजना के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, इसके अंतर्गत जो है जो हमारे पास जिन महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है, जैसे उन्हें जो है डिलीवरी के पश्चात कुछ धनराशि दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। दूसरा हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी जो है स्कीम्स लॉन्च की हुई है। जैसे हिमाचल की अगर देखा जाए तो बेटी है अनमोल योजना, जिसमें जो है बेटी पैदा होने पर जो है
जो हमारे पास गरीब तबके की जो महिलाएं होती हैं उनमें बेटी पैदा होने की स्थिति में उनके अकाउंट में जो है कुछ पैसे जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स है जिनका कि आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे सुझावों को सुझाइए जिससे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में परिवर्तन आ सके। ये हमने देखिए लास्ट में डील किया इस क्वेश्चन को, और जो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कहा था उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम दूसरा वीडियो इसके ऊपर लेके आएंगे, जब मैं सोशल जस्टिस के साथ जब हम इसको डील करेंगे वहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। सो ये था महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो, जो कि आंसर राइटिंग में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसका पार्ट सेकंड जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।